ज्योति जी भी जुड़ गई हैं। जी सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम ज्योति जी, कैसी हैं? जी ठीक है सर। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों ने हमको वक्ता बना करके आमंत्रित कर दिया। ठीक है। अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। नमो नमः निर्मल जी। नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भुआल जी, प्रारंभ किया जाए। अब 8:58 हो गया है, तो धीरे से प्रारंभ किया जाए, लोग जी जुड़ते सर। रहेंगे। जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याख्यान माला के इस प्रथम सत्र में आज लौकिक संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक तत्व इस विषय को आधार बना करके यह व्याख्यान आयोजित किया गया है। इसके अतिथि वक्ता डॉक्टर भास्कर मिश्र जी हैं। आप सहायक आचार्य हैं। मैं आपका संक्षेप परिचय बताना चाहूंगा कि आप सहायक आचार्य हैं आयुर्वेद संकाय उत्तराखंड विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ में, और आप उसके अतिरिक्त आप निदेशक भी हैं। एक आपकी इनकी संस्था है सार्क नाम से, श्री सिद्ध अथर्वण शोध परिषद करके है, इसके आप निदेशक भी हैं। और आपकी शिक्षा दीक्षा के विषय में आप संस्कृत और इंग्लिश से आप दोनों विषय से आप एमए हैं। आपकी पीएचडी का विषय भी आज जो हम लोगों ने व्याख्यान का विषय रखा है शायद वो बहुत विस्तृत है, क्योंकि आपके शोध का विषय भी वही रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक तत्व एक सामान्य अध्ययन। अध्ययन इस विषय पर आपने शोध कार्य संपूर्ण किया है। आपकी सहभागिता अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुति के रूप में भी रही है। नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में आपने आयोजित संगोष्ठियों में संस्कृत में वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित शोध प्रस्तुति एवं व्याख्यान भी प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के शोध परियोजना में कौशाम्बी जनपद के गवेषक के रूप में महत्वपूर्ण आपका संकलन किया गया है। उसके अतिरिक्त आकाशवाणी केंद्र से निरंतर आपके संस्कृत के कार्यक्रम में आप समसामयिक वार्ता एवं उसका प्रसारण के रूप में आपने सहभागिता प्रस्तुत की है। आपने विभिन्न नाटकों में मंचन भी किया है। उसके अतिरिक्त आपकी राशोन्मुख पुस्तकत्रय का जिक्र मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो प्राप्त हुआ है वैदिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति आपकी पुस्तक जो प्रकाशित होने वाली है, उसके अतिरिक्त भी तंत्र विज्ञानम अनुप्रयोगश्च एवं च द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड नॉलेज, ये आपकी पुस्तकें हैं। आप समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी होते रहे हैं। यथा आप व्यंजना विमर्श शास्त्रार्थ पर आपको त्रिवेणिका गौरव सम्मान पुरस्कार मिला है। आप इस पुरस्कार और उसके अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक कार्यों पर अनेक प्रशस्ति पत्र भी आप प्राप्त कर चुके हैं। और आपका जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इससे आपने अन्य संस्थाओं पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आपके मेरी दृष्टि में आप ये उचित है कि आपके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया शोध विषय है और जो पत्र है, उससे हम लोग, हमारे जो श्रोतागण है, अध्येता वृंद है, ये उससे लाभान्वित हों। इसके लिए हमने आपका संकल्प आपको चयन किया है, यहाँ पर सर आपको आमंत्रित किया है। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब इसी के साथ मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर अपने व्याख्यान का शुभारंभ करें, जिससे हम सभी यथा समय कार्यक्रम प्रारंभ भी हो सके और हम सभी आपके वक्तव्य से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर भास्कर मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको आमंत्रित किया, तो आपने हमारा परिचय भी दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ
ज्ञान विज्ञानयोर्मूलं पुराणूतनयोस्तथा संस्कृतं सर्वविद्यानाम् अधिष्ठात्री प्रवर्तते। भौतिकी रासायनी विद्या प्राणि संस्कृतस्तथा मनोविज्ञानमित्ताश्रित्य शोध में तत्प्रयोजनम्। ज्ञानं विद्या विद्या च साहित्ये हेतवस्त्रया सुविद्यायं प्रकुरुते शोधमिदं वैज्ञानिकम्। आज यहाँ पर उपस्थित निर्मल भुवाल जी, ज्योति जी एवं अन्य बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनका सबका मैं नाम तो पढ़ पा रहा हूँ इस आमुख पटल पर, किंतु सबसे परिचित नहीं हूँ। भुवाल जी से और ज्योति जी से मेरा साक्षात परिचय है, फिर भी संस्कृत जगत में कोई परिचित न हो ऐसा संभव नहीं होता। सभी संस्कृत वाले सबसे महत्वपूर्ण इनमें एक जो संस्कार होते हैं वह समावेशित होते हैं। और कहा गया है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आश्रित करके आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आभासी पटल पर दूर दूर से अपने अपने घरों से अपने अपने कक्ष से भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और भुवाल जी ने हमारे शोध विषय को ही यहाँ पर एक शीर्षक के रूप में रख दिया है, जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक तत्व। यह विषय वास्तव में बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा शोध कार्य ही है, शोध प्रबंध ही है। जैसा आप सभी जानते हैं, शोध प्रबंध एक बृहत्तर कार्य होता है। अतः इस पूरे विषय पर यदि व्याख्यान दिया जाए तो लगभग 10 घंटे तक दिया जाएगा, तब भी कम ही रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पर आप सभी जो जिज्ञासु लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ संक्षिप्त रूप में क्या संस्कृत में क्या विज्ञान है और विज्ञान कैसे संस्कृत है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो उसमें मैं आज केवल अपने जो मेरा शोध प्रबंध है, जो शीर्षक है, उस शीर्षक की ही व्याख्या कर दूंगा। उतने पे ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण और छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको हो जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये कही जाती है कि संस्कृत और विज्ञान क्या है और संस्कृत क्या है, जब इन दोनों विषयों को विषयांतर कर देते हैं वहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, यह कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तिता सा सर्वोभीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद जो हैं वह वेद सभी ज्ञान राशि को समाकलित किए हुए, समावेशित किए हुए, उनमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की सारी राशि है। अब महत्वपूर्ण यह है, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, मैं जितनी भी बातें बोलूंगा वो सब अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहेंगी। आप एक एक विषय को समझेंगे, एक एक शब्द को समझिएगा, क्योंकि जो एटिमोलॉजी है वर्ड की, यानी जो शब्द का व्युत्पत्ति विज्ञान है, वह महत्वपूर्ण होता है। हम सब जब भी किसी शब्द को सुनते हैं तो हमें सबको ध्यान ही होना चाहिए कि वह शब्द कहाँ से है, क्या है, और इस चीज को जब हम जानते हैं तभी हम अपने अनुसंधान को पूर्ण कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहली बात करते हैं कि संस्कृत और वेद में अंतर क्या है। क्या आप सभी यह जानते हैं कि संस्कृत कोई विषय नहीं है? महत्वपूर्ण यह है, हम सभी आज तक यह जानते हैं कि संस्कृत जो है वह कोई विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत कोई भी विषय नहीं है। संस्कृत एक ऐसे जो हमारी ज्ञान राशि रही, जितने भी ज्ञान हैं, कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास न रही हो। और उन सब चीजों को जानते हुए भी जब हम संस्कारित हो करके हम अपने उन विषयों को जान करके, सारे विषय, चाहे वह भौतिक रहा हो, चाहे वह रसायन रहा हो, प्राणी शास्त्र रहा हो, या हमारा तर्क शास्त्र रहा हो, गणित रहा हो, जितनी भी चीजें रही हों, उन सब चीजों को सुनते हुए और पढ़ते हुए हम अपने एक सरल भाषा, एक विनम्रता पूर्वक भाषा में जब उसका व्यापार करते थे, व्यापार का अर्थ कोई यहाँ पर व्यवसाय नहीं, अर्थात एक से दूसरे तक पहुंचाना, आरोपित क्रिया करते थे, वह क्रिया थी संस्कृत।
यानी संस्कृत एक माध्यम था, एक भाषा थी जो संस्कारित होकर के उसको प्रस्तुत की जाती थी। और वेदों में जो भाषा है वह संस्कृत भाषा इसलिए है क्योंकि जो संस्कृत का जो हमारे जो कम्युनिकेशन का, जो हमारे प्रचार का, जो हम एक से दूसरे लोगों को प्रस्तुत करने का ढंग था, वह संस्कारित पद्धति थी। इस आधार पर आज के समय में जो मूलतः विभाजन किए जाते हैं वो दो प्रकार की बातों को कहा जाता है। एक कहा जाता है वैदिक संस्कृत और एक कहा जाता है लौकिक संस्कृत। अब इसमें भी बातें ये आती हैं कि वैदिक संस्कृत, अब हम सबको ये कह देता है वेदों में विज्ञान है, यह पूर्णतः सत्य है। अब पहले समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है। अब यहीं से आप लोगों के इस शीर्षक का प्रारंभ होता है। सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे जो बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम सूचना प्राप्त करते हैं, जो हम किसी से सीखते हैं, वह तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है अविद्या, दूसरा होता है विद्या और तीसरा होता है ज्ञान। ये तीन हम सभी यह जानते हैं कि विद्या और अविद्या दो प्रकार की होती है। विद्या अविद्या च, ऐसे करके ईशावास्योपनिषद में इत्यादि जगहों पर वर्ण आता है। परंतु जब हम इनको और व्यापक रूप से और जब गहराई से जाते हैं तो वहां पर ये तीन चीजों को मिलता है। अभी मैं इसके प्रमाण भी दूंगा कि कैसे ये कोई मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये सारी रेफरेंसित चीजें हैं, प्रमाणित हैं संदर्भों के द्वारा। तो ये कैसे हैं, तो उस पे हम सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जैसे विज्ञान क्या है, तो सबसे पहला चीज हुई अविद्या, दूसरा हुआ विद्या और तीसरा हुआ ज्ञान। अविद्या ये होती है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर जितने उपस्थित शोधार्थी लोग हैं यह सब शोध का मतलब जानते हैं, परंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति है उससे बोलेंगे कि शोध, तो शोध का मतलब नहीं जानेगा कि शोध क्या है। परंतु कोई भी सामान्य वस्तु है, जैसे कोई कुर्सी किसी ने देखा, किसी ने चेयर को देखा, तो कुर्सी को देखा तो कुर्सी है यह तो सब कोई जानता है, परंतु यह कुर्सी का क्या ज्ञान नहीं हुआ या विद्या नहीं हुई, ये कुर्सी का सामान्य परिचय हुआ। जो सामान्य चीजें होती हैं वह आती हैं अविद्या के अंतर्गत, जिसको नेसाइंस कहा जाता है। इंग्लिश में उसको नेसाइंस, NESCIENCE, नेसाइंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हमें उसके विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है। उसके विषय में हमको सामान्य जानकारी है, उसके विषय में हम सामान्य रूप से जानते हैं। हम दुनिया की किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमने किसी व्यक्ति को देखा, हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते, पर कह दिया कि हाँ फलाना व्यक्ति जा रहा था, या कह दिया कि कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, ये एक सामान्य परिचय हो गया, इसको बोलते हैं अविद्या। इसी प्रकार जो शास्त्रों में है, शास्त्रों में जिसकी गति नहीं है, शास्त्र को पहचानता मात्र से। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं जो लाइब्रेरियन होता है उसको पुस्तक का आप बोलेंगे कि फलाना पुस्तक कहाँ है, वो पुस्तक आपको ला करके दे देगा, बस क्योंकि उसको नाम पता है, उसको नहीं पता कि उस पुस्तक के अंदर क्या रखा हुआ है। ये सामान्य ज्ञान हुआ। दूसरा आता है विशेष ज्ञान, जिसको हम विद्या के रूप में जानते हैं। विद्या का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी साइंस, जो आज का मॉडर्न साइंस है वो विद्या के अंतर्गत आता है। स्पेशल साइंस, स्पेशल नॉलेज इज आल्सो नोन एज साइंस। यह साइंस साइंटिया से उत्पन्न है, जो साइंटिया ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक भाषा में साइंटिया को स्पेशल नॉलेज के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो साइंस है उसको यदि हम अपनी अंग्रेजी में जाने तो उसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान। और इसकी हम पद्धति भी देखेंगे तो ये हो जाएगा विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम। यह आज की एटिमोलॉजी है, यह आज का निरुक्त है, आज की व्युत्पत्ति विज्ञान है, जिसको हम कह सकते हैं कि विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम या विशिष्ट ज्ञानम। विशेष थोड़ा सा हो जाएगा, विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम। यह हो गया विज्ञान शब्द का व्युत्पत्ति। अब ये आधुनिक विज्ञान है जिसको हम विशिष्ट ज्ञान के रूप में कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसको विद्या के रूप में कहा गया। विद्या अर्थात हम किसी भी चीज को जानते हैं तो वह विद्या होती है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा संस्कृत वालों को विद्वान कहा जाता है, क्योंकि वो किसी विद्या को जानते हैं। विद्या को जानने के कारण ही उनको विद्वान कहा जाता है। जबकि हमारे ऋषियों, महर्षियों, मुनियों इत्यादि को कभी विद्वान नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि वशिष्ठ जी बहुत बड़े विद्वान थे या विश्वामित्र बहुत बड़े विद्वान थे। ये शब्द प्रयोग नहीं होता। प्रयोग क्या होता है कि वह महर्षि थे, वह ऋषि थे, यह वह ज्ञानी थे। यह ज्ञानी शब्द क्या होता है?
तो इस पर जो हमने तीसरा बताया कि अविद्या, विद्या, और जो तीसरा आता है वो होता है ज्ञान। ज्ञान शब्द जब क्या होता है, विशुद्ध रूपेण ज्ञायते इति विज्ञानम, अर्थात ज्ञान को जब हम स्वयं के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह विशुद्ध ज्ञान होता है। विशुद्ध ज्ञान क्या है? आज का समझिएगा, यहीं से आज का जो विज्ञान है, आज का विज्ञान केवल पदार्थवादी है। वह पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। जो मैटर है, जो चीजें हैं विज्ञान का, आप मॉडर्न साइंस की बात मैं कर रहा हूं, मॉडर्न साइंस जो भी है वह केवल और केवल वो पदार्थवादी है। उसका लक्ष्य पदार्थ तक है, पदार्थों का उत्पत्ति कैसे हुआ, पदार्थों के प्रारूप क्या हैं, और पदार्थों में क्या क्या चीजें हैं। यानी मॉडर्न साइंस इज आल्सो इंडिकेट ओनली मैटर सिस्टम। जो पदार्थ की व्यवस्था है, जो पदार्थवादी चिंतन है, केवल मॉडर्न साइंस इनको जानता है। इसीलिए ये विद्या सामान्य रूप से इसको विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। जबकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, वह लोग आत्मज्ञान करते थे, और आत्मज्ञान के द्वारा जिसको एनलाइटमेंट, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वहां उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह उस पदार्थ के ऊपर जाता है, जिसको हम अध्यात्मवाद कहते हैं। यानी मॉडर्न साइंस जो है, वह जिसको हम आज का विज्ञान कहते हैं, उसका जो दृष्टि है, उसका जो चिंतन है, वह मात्र पदार्थ तक है। पदार्थ के ऊपर न जानने के कारण ही उसने आत्मा इत्यादि को मिथ्या कह दिया, झूठा कह दिया, और ऐसा कह करके कह दिया कि यह सब व्यर्थ की चीजें हैं। इसीलिए आज का कोई वैज्ञानिक वो आत्मा की बात नहीं करता, नहीं जानता, नहीं मानता। लेकिन जो हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने आधुनिक विज्ञान को तो जाना ही था, उस आधुनिक विज्ञान के ऊपर जा करके, पदार्थवाद के ऊपर जा करके अध्यात्म को जाना, अध्यात्म आत्मा की ओर उसको जाना और आत्म साक्षात्कार किया। ये जो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी, इसी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को विशुद्ध रूप से जाना। इसलिए जो विज्ञान संस्कृत में है वो विशुद्ध ज्ञानम इति विज्ञानम है, न कि विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम है। यह दोनों शब्द रूप वैषम्यता है और विषय रूप साम्यता है। विषय रूप साम्यता ऐसी है कि शब्द तो एक ही है। विज्ञान किसी ने कह दिया कि आप जैसे हम कह देते हैं हमारे संस्कृत में बड़ा विज्ञान पढ़ा है, या हमारे वेदों में बहुत विज्ञान है। हाँ है, परंतु वह विज्ञान पदार्थवादी विचारधारा को तो प्रस्तुत करता ही करता है। उसके ऊपर जब जाते हैं तो वह अध्यात्म को भी अच्छी तरह से व्याख्यायित करता है। इसी आधार पर जो संस्कृत साहित्य है, वह उसमें वेदों में बहुत सारे विज्ञान हैं, जिसमें मैंने पूरा जो शोध प्रबंध किया है उसमें 5 अध्यायों में उसको क्लासिफाइड किया था। जिसमें पहला है संस्कृत साहित्य में भौतिक विज्ञान, दूसरा है संस्कृत साहित्य में रसायन विज्ञान, तीसरा है संस्कृत साहित्य में जीव विज्ञान, चौथा है संस्कृत साहित्य में कृषि विज्ञान, और पांचवा है संस्कृत साहित्य में मनोविज्ञान। ये तो मैंने इसमें दिखाया है, किया है। और इसमें भी मैंने इतना किया है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट वे में बताया कि विज्ञान शब्द संस्कृत में जो है वो विशुद्ध ज्ञान है, जिसमें आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की जाती थी, जो अविद्या और विद्या की प्रक्रिया न होकर के ज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत होती थी। और ज्ञान को एनलाइटमेंट कहा जाता है, विद्या को साइंस कहा जाता है, और अविद्या को न साइंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमने काम जो किया है वह संस्कृत साहित्य में मूलतः जो प्रमुख चीजें हैं वह ये बताया, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने बताया है कि ऋषियों का जो विज्ञान था उन्होंने कैसे किया। हम सभी यह जानते हैं, जैसे आप यहाँ तो सभी लोग जानते हैं कि ऋषियों ने मंत्र का दर्शन तो किया, लेकिन किसी को ये नहीं जानता कि ऋषियों ने मंत्र का दर्शन कैसे किया। तो ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया था सदा नादानुसंधानात् संक्षीणा वासना भवेत। नाद का अनुसंधान किया, यानी जो वेदवाणी है वह नाद का अर्थ है, जैसे हम कुएं में कहीं जाते हैं और कुएं में हम कहीं कुछ बोलते हैं तो वह पूरे कुएं में वह ध्वनि गुंजायमान होती रहती है। हमने एक बार बोला राम राम राम, ऐसे करके धीरे 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 मंदतर ध्वनि होती जाती है। और ऐसी ध्वनि जब हम अंतिम समय में उस ध्वनि को सुनते हैं तो पकड़ते हैं कि जैसे हमने पहली बार सुना राम, तो वह बहुत तेजी से सुनाई देती है। जैसे जैसे वह धीमे होती जाती है,
तो वह ध्वनि सुनने में हमको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है वह बहुत एकाग्र करना पड़ता है, और ऋषियों के पास ऐसी क्षमता थी कि उन्होंने उस महत्वपूर्ण ध्वनि को एकाग्र होकर के सुना। और हमने तो अपने शोध कार्य में इसके आगे जाकर के, आप यहाँ सभी उपलब्ध हैं, हमारा जो श्री सिद्धार्थन रिसर्च काउंसिल है जिसमें हम वैदिक साइंस को लेकर काम कर रहे हैं, हमने उस स्थान का भी पता लगाया। आप लोग इस चीज को देखिएगा, हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। हमने उस स्थान का भी पता लगाया जहां वेदों की ध्वनियां आज भी सुनाई देती हैं। आज के वैज्ञानिकों के लिए इस अनुसंधान का विषय है कि हमारे ऋषि मुनि झूठे नहीं थे। आज भी भारतवर्ष में वह स्थान मौजूद है, वह स्थान उपलब्ध है जहां वेद की ध्वनियों का साक्षात्कार ऋषि परंपरा के द्वारा किया जा सकता है। वह स्थान उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग के ऊपर आप जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है वेदनी। वेदनी स्थान में आज भी वेदों की ध्वनियों को साक्षात्कार किया जा सकता है। हम में यदि स्थिरता हो, वहां रुकने की, वहां ठंड बहुत है, तो ऐसे स्थान पे आज भी वह गुंजायमान ऋचाएं सुनाई देती हैं। और यह महत्वपूर्ण है सभी संस्कृतज्ञों को, जिनको जानना चाहिए कि हमारी आज भी वैदिक ऋचाएं वहां पर सुनाई देती हैं। तो ऐसे हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान से जिस विज्ञान को प्राप्त किया वह विज्ञान पूर्ण था। अब मैं आपको दो चार उदाहरण बताता हूं कि कैसे हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से पृथक है। पृथक इन द सेंस कि मॉडर्न साइंस इज एब्सोल्युटली इन कंप्लीटनेस वे। जो आज का विज्ञान है, आज का जो मॉडर्न साइंस है, वह अपूर्ण है। गलत नहीं कह सकते उसको, हम किसी चीज को गलत नहीं कहेंगे। कारण यह है क्योंकि विज्ञानवादी जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आज के भी जो वैज्ञानिक होते हैं वह चिंतन करते हैं। उनमें शक्ति होती है चिंतन करने की, उनमें एक ऐसी विचारधारा होती है जिससे वो चीजों को निकालते हैं। तो आज का विज्ञान अपूर्ण है। जैसे आप परमाणु की बात करते हैं, एटम, व्हाट इज एटम, इसके संबंध में डाल्टन कहता है एटम इज अ वेरी टीनी पार्टिकल्स, यानी जो परमाणु हैं और वो छोटे छोटे कण वाले होते हैं। इसके बहुत सारी व्याख्याएं आती हैं, उसमें कह देता है कि ये इंडिविजुअल है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। बाद को कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि इत्यादि पाए जाते हैं। ऐसी करके बहुत सारी व्याख्याओं को कर देता है। किंतु जो हमारा विज्ञान था, जो महर्षियों का था, वैशेषिक दर्शन में आपको परमाणु की स्पष्ट परिभाषा प्राप्त होगी। वैशेषिक दर्शन में आपको परमाणु की स्पष्ट परिभाषा प्राप्त होती है, जहां कहा गया जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मं यद दृश्यते रजः तत्षष्ठयो भागः परमाणुषः उच्यते। अर्थात जो जाली के द्वारा जो सूर्य की किरणें आती हैं, आप देख भी सकते हैं, अपने कक्ष में देख सकते हैं, जो वातायन है उसमें से छोटी छोटी सूर्य की किरणें आती हैं, और उसमें ऐसे छोटे छोटे कण वह मूवमेंट करते रहते हैं, और उस मूवमेंट का 1/6 पार्ट जो होता है वह होता है परमाणु। उसको परमाणु कहा गया। तो इस परमाणु की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलती है। अब बात ये आती है कि ये तो मैं अभी और आपको बताऊंगा इस ऐसी तमाम चीजों को। अब इसमें ध्यान देने की बात है, हमारे यहाँ साहित्य की कल्पना की गई। साहित्य किसे कहते हैं, इस विषय पर थोड़ा दृष्टि, अभी आप मेरे इस लेक्चर के बाद अभी आप लोगों के लिए क्वेरी भी होगी, जिसमें आप अपनी जो चीजें न समझ में आए या जो चीजें आपको करें, कोई भी जिज्ञासा आप प्रस्तुत कर सकेंगे। तो वहां पर मैं आपको अभी साहित्य के विषय में बताता हूं कि साहित्य कहते किसको हैं। इसके विषय में एक आपने पढ़ा होगा वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम एक ग्रंथ है आचार्य कुंतक का, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। वहां पर उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से, शब्दार्थौ सहितावेव प्रतीतौ अस्फुरतः सदा सहिताविदितावेव किम पूर्वम विधीयते। शब्द और अर्थ का जहां पर प्रतीत हो, अस्फुरत अर्थात शब्द अपने अर्थ को प्रकट कर देता हो, ऐसा निगुंफन किया गया हो। अर्थात जैसे आप देखते हैं कि शब्द में अर्थ छिपा होता है, और हम अपने शब्दों के द्वारा जब अर्थ का प्राकट्य करते हैं तो वह इस ढंग से हो कि हमारे शब्द कहते ही, जैसे हमने कह दिया कि लाइट या प्रकाश, या जैसे हमने बल्ब कह दिया, बल्ब कहते ही हम किसी प्रातिपदिक का चिंतन करते हैं कि वहां पर ऐसा ऐसा होगा। तो वो जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति में हम शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और साहित्य में सहितयोर भावः इति साहित्यम,
जहां पर सहितयोर भाव, अर्थात जिसमें सहित का भाव हो। किसका हित का भाव? सहित का। और हित का अर्थ क्या है? जिसमें शब्द और अर्थ ये दोनों एक साथ हो। एक सहित का मतलब ये हो गया। दूसरा सहित का अर्थ होता है हितेन सहिता इत सहित, अर्थात जिसमें मानव मात्र के हित की बात हो। आप अपने विज्ञान में और आज के विज्ञान में अंतर ये पाएंगे, आज का जो विज्ञान है वह जितना लाभकारी है उससे अधिक हानिकारी भी है, हानिकारक भी है। जैसे आज के विज्ञान की जो गति है वह निर्बाध रूप से आपको निश्चित रूप से बहुत सारे उपकरणों को, बहुत सारी चीजों को प्रदान तो करती है, लेकिन आपको हानि भी देती है। जबकि हमारे यहाँ जो विज्ञान था वो हित के साथ था, इसीलिए उसका जो सृजन हुआ, उसका जो निर्माण हुआ, वह इस परंपरा में हुआ कि वह लोगों के लिए हितकारी हो, और हितकारी होने के साथ उसका नाम साहित्य पड़ा। तो ये साहित्य की विशेषता है। अब हम अपने विषय पे आते हैं। अब आपने विषय दिया है लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो वेदों की हम बात तो नहीं करेंगे, वेदों में बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। हम कुछ बात करते हैं कि हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य में कैसे विज्ञान आपको दृष्टिगत होता है। तो आते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ जो माना जाता है वह यह माना जाता है कि सबसे पहला साहित्य जो ग्रंथ लिखा गया वो महर्षि वाल्मीकि का रामायण लिखा गया। ऐसा आदि ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रमाण आपको बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। अब रामायण में क्या वैज्ञानिकता रही, रामायण से हम कैसे विज्ञान निकालेंगे, रामायण में ऐसा क्या है कि जिसको हम निकालेंगे। तो जो मेरा शोध प्रबंध है, अभी ये बहुत जल्द पुस्तक के रूप में आ जाएगा, इसमें आप लोग पाएंगे कि रामायण से लेकर के, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में रामायण से लेकर के आज तक के ग्रंथों में जो वैज्ञानिकता, जो संस्कृत के जो पांडुलिपियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो छिपे हुए थे, उनका मैंने निरूपण किया है, उनको दिखाया है कि कैसे उनमें विज्ञान भरा पड़ा है। आज का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मनोविज्ञान या कृषि विज्ञान, ये कैसे हमको उसमें दिखाई देते हैं। तो आते हैं कुछ एक दो चर्चा करते हैं। जैसे हम सभी यह जानते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते किसको हैं? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जो शब्द आता है फिजिक्स, वो फिजिक्स है, फ्यूसिस वर्ड ग्रीक का है, जिसको फ्यूसिस वर्ड को हमारे संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक विज्ञान कहा गया। और साइंस, वो फिजिक्स वाले भी कहते हैं कि नेचुरल फिनोमेना इज आल्सो नोन एज फ्यूसिस, अर्थात फ्यूसिस कहते हैं जो नेचुरल घटनाओं को, नेचुरल फिनोमेना को, जो प्राकृतिक घटनाओं को निरूपण करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान भौतिक पदार्थों की बात करती है। अब इसमें महत्वपूर्ण है कि जो आज का विज्ञान, उसका चिंतन पदार्थ तक है, और पदार्थ की जितनी अवस्थाएं हैं वह 5 पदार्थ मुख्य रूप से कहता है, जिसमें वो कहता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। इसी को दूसरे रूप में देखते हैं तो उसमें पंच तत्व जो होते हैं, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो 5 तत्व की बात करता है, ये 5 तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब ये आत्मा की बात आप फिजिक्स नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ रामायण में भी है, और श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोन तनयोस्तत्वदर्शी भी, अर्थात जो आत्मा है वो नाश उसका नहीं होता, नाश तो विद्यते भाव, वह असत नहीं है, अर्थात तो आप ऐसे ही है। आप समझिए, एक आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, वो ये कहता है कि आप किसी चीज को ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। कोई भी चीज ना आप बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। यहाँ तक यदि आपको एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाए तब भी आप उसको ना तो बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। बहुत करेंगे तो उसके फॉर्म को चेंज कर देंगे, उसके स्वरूप को स्थानांतरित कर देंगे, बदल देंगे, आग लगा देंगे, वो जल जाएगा, कंबसन के रूप में आ जाएगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इस बात को कहता है आज का विज्ञान। और यही बात हमारे यहाँ आत्मा के विषय में कही गई कि आत्मा ऐसी है जो ना तो नष्ट होती है और ना ही वो कभी बनती है। अब इसी प्रकार हम इसी चीज को ये देख सकते हैं कि हमारी जो शरीर है वह हमारे शरीर को भी कोई नहीं बना सकता ना ही बिगाड़ सकता है। आधुनिक विज्ञान ने जो भी रोबोट्स तैयार किए हैं वह द्रव्यों का परिमार्जित रूप है, परिवर्तित रूप है। हम किसी भी वस्तु को
बदल तो सकते हैं, उसको एक स्वरूप तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें आत्म तत्व को नहीं डाल सकते। वह वैसा मूवमेंट नहीं करेगा जैसा करना चाहिए। भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें पावर्स जिसको शक्ति कहते हैं, फोर्स जिसको बल कहते हैं, मोशन जिसको गति कहते हैं, और सामर्थ्य जिसको पोटेंसी, टेम्परेचर ताप, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि के विषयों की चर्चा आपको मिलती है, जो रामायण के विभिन्न श्लोकों में या विभिन्न जगहों पर आपको मिलेगा। जैसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको कहा जाता है, ये आज का जो जिसको आज ब्रह्मास अभी अभी लखनऊ में ब्रह्मोस का निर्माण किया, आधुनिक समय में ब्रह्मोस का निर्माण किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि उस ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस इसलिए रखा गया था क्योंकि विश्वामित्र का जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक मिलता है, देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वा समहोर्गा त्रैलोक्यम आसीत संत्रास्तम ब्रह्मास्त्रे समुदीरते। यह आपको वाल्मीकि रामायण के पहले वाला दो भाग में है। तो उसमें पहले के 56वें में 15वें, पहले कांड के 56वें सर्ग के 15वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। वहां पर विश्वामित्र ने इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया और उसको वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ के ऊपर उसको प्रक्षिप्त किया था, और वशिष्ठ जी ने उसका उस शक्ति का प्रतिक्रिया भी दिया था, जिसको करने से, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी तिरंगा मूवी है, उसमें मिसाइल का जो फ्यूज कंडक्टर होता है उसको निकाल दिया जाता है तो वो धुआं फेंक देती है। इसी प्रकार ये समझ सकते हैं कि वशिष्ठ जी ने उस फ्यूज कंडक्टर को, आज की भाषा में इसकी संस्कृत भाषा ये है, रोमकूपेषु सर्वेषु वशिष्ठस्य महात्मना मरीच इव निस्तेस्तुर अग्ने धूर्मा कुलाविशः। यानी जिस प्रकार फ्यूज कंडक्टर निकाल देने पे पूरी मिसाइल केवल धूम युक्त हो जाती है, आपने देखा है तिरंगा मूवी में जाता है ब्रिगेडियर, निकाल देता है और वो पूरा का पूरा धुआं फेंक देता है, वैसे ही जब वशिष्ठ के ऊपर विश्वामित्र ने ब्रह्मोस का प्रभाव किया तो उन्होंने उसका मूल तत्व निकाल लिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके केवल धुआं का धुआं ही फैल गया। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, विषय बहुत लंबा ना हो, कुछ और इंटरेस्टेड चीजें मैं आपको बताऊं इसलिए हम आते हैं। ये भौतिक विज्ञान की ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं AM PM, अभी जैसे आप बैठे हैं 9:29 PM हो गया। PM शब्द का मतलब क्या है? क्या ये तो आप सभी जानते हैं कि ना तो सूर्य डूबता है और ना ही धरती में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे दिन रात होता है। दिन रात की कहानी वैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण है, और पृथ्वी 2 भागों में घूमती है, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह जैसे ऐसे पलटती है तो एक तरफ अंधेरा हो जाता है, एक तरफ उजाला हो जाता है, इसी के कारण दिन और रात होता है। PM जो शब्द आता है, आरोहणम मारतंडस्य, आरोहणम मारतंडस्य बृहज्जाबालोपनिषद में आपको मिलेगा, जहां पर कहा गया कि सूर्य जब आरोहण करता है, मारतंड कहा जाता है सूर्य को, आरोहणम मारतंडस्य, ये AM। अब आप देखिए, आरोहणम ए से आरोहणम कर लिया और मारतंडस्य ये यम कर लिया तो AM हो गया। और पर्वतम आरोहण से पतनात् मारतंडस्य, जब सूर्य नीचे की ओर जाता है, जैसे इस समय हम PM देख रहे हैं, इस समय सूर्य नीचे की ओर है, तो यह पतनम मारतंडस्य, सूर्य जब नीचे की ओर, अर्थात धरती जो सूर्य के नीचे की ओर होती है उसमें PM होता है। हमारे यहाँ का जो भाग है वह भाग नीचे की ओर है, इसलिए अंधकार में, इसलिए हम इसको PM कहेंगे और उसको AM कहेंगे। ऐसे करके यह चीजें हमको समझना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे प्रयोग में है, और इसको आधुनिक जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। आप देखते हैं साइन थीटा का प्रयोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दुनिया भर के लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रयोग क्या है दुनिया में कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े गणित के प्रोफेसर से पूछ लीजिए, आप लोग BHU जैसी संस्था में हैं, BHU अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, किंतु मैं चैलेंज करता हूं कि वहां के प्रोफेसरों को भी जो IIT के और मैथमेटिक्स के हैं, उनको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका उपयोग क्या है। हाँ, ये जरूर है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जानते हैं, परंतु इसका उपयोग क्या है यह कोई बंदा नहीं बता सकता पूरे विश्व का, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ये इस
कुठाराघात किया गया इस पर। हमारे यहाँ जो आज देखते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो आता है, आज भी पूजा कराते हैं, और पूजा कराते समय आप देखते हैं कि वो नवग्रहों का एक स्वरूप बनाते हैं, या त्रिकोण मिट्टी बनाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं बनाते हैं, उसमें तिल इत्यादि चीजों को रखवाते हैं, सारी चीजें कराते हैं। तो यह जो व्यवस्था थी, यह अपने यहाँ एक सुनियोजित तरीके की व्यवस्था थी, जिसको ज्या कहा जाता था। ज्या आधुनिक ज्यामिति शब्द, जो मॉडर्न में ज्योमेट्री कहा गया है, यह ज्यामिति शब्द ज्या जो था, उस ज्या को मुगल काल आए, मुगल काल ने उस ज्या को चेंज किया। वो समझे कि ज्या मतलब जेब होता है, और जेब होने का मतलब था जो कुर्ता इन द सेंस कि आप देखते होंगे जो मुस्लिम के जो कुर्ते होते हैं, उसमें जेब नीचे की ओर होता है। और हमारे यहाँ पंडित जी ज्या का बनाते थे, एक संरचना बनाते थे ऐसे करके कि उस संरचना में, तो उन्होंने सोचा कि कोई संरचना जैसे जेब कटता है उसी प्रकार की कोई संरचना होगी। जानते नहीं थे कि ज्या का मतलब क्या है। हमारे यहाँ श्लोकिया या ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भौम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करो भवंतु। दुनिया जिस चीज को नहीं जानती, नहीं मानती, उस चीज को कोई नहीं बता सकता कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है। हमारे यहाँ इसको बताया गया और एक श्लोक में बता दिया गया। उस श्लोक का भाव देखिए कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु अर्थात रवि, भानु शशि अर्थात सोम, भौम सुत यानी मंगलवार, बुधश्च बुधवार, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, गुरु शुक्र शनि। ये जो एक एक्सक्लेप वेग है, एक वेलोसिटी है, इस एक्सक्लेप वेलोसिटी को जिन्होंने फॉलो किया वह हमारे विद्वान लोग थे। उन्होंने इसको ज्या के रूप में बनाया, और ज्या के अंतर्गत जो मुगल काल ने उसको ज्या को जेब किया, और अंग्रेजों ने उस जेब को सिनस कर दिया। क्योंकि आप सभी को मैं बताऊं कि इंग्लिश हर जगह की अलग अलग होती है। हम यहाँ जो इंग्लिश पढ़ते हैं वह दूसरी जगह पर जाकर के वो दूसरी इंग्लिश हो जाती है। वहां जो इंग्लिश है वह इंग्लिश में जो जेब को उन्होंने जेब को, क्योंकि अंग्रेजों का जो जेब होता है वो कोट पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, आजकल जैसे हम लोग पहन रहे हैं, तो शर्ट जो है वो छाती के पास है, चेस्ट के पास है, और चेस्ट को वहां पर यूरोपियन या ब्रिटिश में कहा जाता है सिनस, SINUS। ये चेस्ट का ब्रिटिश इंग्लिश नेम है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, पा भी जाएंगे। चेस्ट का नाम हुआ सिनस। अब सिनस को, SINUS को उन्होंने साइन थीटा बना करके कह दिया, ये साइन हो गया, साइन थीटा। अब कहाँ गया था, कहाँ हमारी संरचनाएं थी, और वो आज कहाँ से कहाँ आ गया। तो ये जो इतना व्यतिरेक हुआ, इतनी चीजें आई, ये बड़ी ही निंदनीय है। उस चीज को हम साइन स्क्वायर थीटा का रट रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका उपयोग कहीं नहीं पाएंगे। रट के PhD कर ले रहे हैं, न जाने क्या PhD उसमें कर रहे हैं, गलत ज्ञान चला, इसमें भी कौन सी PhD हो रही है। तो इस तरह की चीजों को हम देखते हैं। तो ऐसे करके हमको बहुत सारे भौतिक विज्ञान के जो हमारे तत्व हैं, सूत्र हैं, ऐसे हमको मिलते रहते हैं। हम और आगे आते हैं, आपको और इंटरेस्टिंग चीजों को बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विषय है और समय थोड़ा सा कम है, तो उस चीज को निरूपित करते हैं। दूसरी चीज आती है, हम आते हैं थोड़ा रसायन विज्ञान पे। भारत की जो परंपरा रही है उसमें रसायन शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण नियोजन रहा है। हमारे यहाँ रस शब्द 3 अर्थ में आए हैं। एक वेद में आता है रस, तो वेद में रस शब्द जल के लिए आया है। दर्शन में आता है रस, तो वहां पर रस कहा गया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त भेदात, 6 रसों की बात आती है। और आप जान लीजिए कि दुनिया में आज तक इन 6 रसों के अलावा 7वां रस किसी देश ने, किसी विश्व ने, किसी ने नहीं बनाया। जितने भी रस हैं इन 6 रस के अंतर्गत वो चीजें आ जाती हैं। अब तीसरा आता है वो साहित्य में आता है। साहित्य में जो नव रस आते हैं वह भाव के उदाहरण है, भावों के द्वारा है। जो संस्कृत साहित्य में जो रसायन की परंपरा रही, जिसको रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है वह रस शब्द में रस में अच जोड़ेंगे तो, और अच जोड़ने पर आयन शब्द आता है, तो रस अच आयन, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो तब ये रसायन बनता है। और इसका मतलब होता है, ये आपको मिल जाएगा वाम, जो मैं बोल रहा हूं रसायन की व्युत्पत्ति रस धन अच धन आयनम, इसके अर्थ में है, जिसको कहा कि अमृत जो वृद्धावस्था को रोके रहे और मन को
तृप्त करने वाला हो। यह मिलेगा आपको शिवराम आपटे के संस्कृत हिंदी कोश में, वहां पर आपको ये रसायन की व्याख्या मिल जाएगी पेज नंबर 869 में। अब आधुनिक जो केमिस्ट्री शब्द आई, जो मॉडर्न केमिस्ट्री आती है, वो मॉडर्न केमिस्ट्री बड़ी अजीब सी है। उसका कोई ना तो कोई अर्थ है ना कोई चीजें हैं, बस चल रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को बदल दिया है। मैं भी आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे आज का जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो डिवाइड किया गया 3 चीजों में, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें इन्होंने रस शब्द के जो प्रयोग थे उनको चेंज करके जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस किया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं किया, यानी एक द्रव्य को जैसे Na+Cl, सोडियम को क्लोरीन से मिलाकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया, नमक बना दिया, इन्होंने ये करके बना दिया। अब हम सभी जानते हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तन हमारे यहाँ हुए होंगे तभी तो हमारी धरती आई। और ये जो परिवर्तन है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। हमारे यहाँ जो तत्व जैसे धातुएं हैं, मेटल्स है, जैसे सोना, पीतल इत्यादि जो चीजें हैं, इनमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती हैं कि जो हमको प्रकृति के द्वारा, जैसे हमको स्वर्ण है वह प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हमारे भारतवर्ष में ऐसी परंपरा रही है जिसमें स्वर्ण को परिवर्तित पीतल को परिवर्तित, तांबे को परिवर्तित करके स्वर्ण के रूप में बना दिया जाता था, पीतल को परिवर्तित करके स्वर्ण के रूप में बना दिया जाता था, जिसके लिए आज पूरी दुनिया परेशान है। हमारे यहाँ ऐसे प्रायोगिक अनुसंधान हुए हैं और आप इसका एक प्रत्यक्ष अवलोकन बीएचयू में स्वयं कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में बनी हुई है, वहां आप जाएंगे तो दूसरे मंजिल में आप जाके देखेंगे, बीएचयू में ही वीटी विश्वनाथ टेम्पल में, वहां आज भी पीतल को परिवर्तित करके, तलपड़े नाम के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या वो संस्कृत के व्यक्ति थे, उन्होंने परिवर्तित करके स्वर्ण के रूप में परिवर्तित किया था, उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया। और महात्मा गांधी के समय उन्होंने दान दिया था, जो विश्वनाथ टेम्पल जो बीएचयू के अंदर बनी हुई है, उसमें आज भी वो लगा हुआ है। आप जाकर के इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। और वो परिवर्तित है, वो प्राकृतिक स्वर्ण नहीं है, बनाया गया स्वर्ण है। और ऐसे धातुओं के परिवर्तन के बारे में हमारे यहाँ जो रस शास्त्र के ग्रंथ रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ रहे। एक महान विद्वान हुए नागार्जुन, जो नागार्जुन ने रस रत्नाकर, कच्छपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक, इन 4 ग्रंथों में 5 ही ग्रंथ हुए, रस रत्नाकर, कच्छपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक। इसमें इतने महत्वपूर्ण तरीके से नागार्जुन ने बताया है। और किंतु दुर्भाग्य ये है, मैं बार बार कहना चाहता हूं, आप सभी शोधार्थी हैं, आज हम सभी संस्कृत के शोधार्थी परेशान हैं कि हमको अर्थ न मिल रहा है। हम केवल एक अपने उदर पूर्व तक, हम संस्कृत वाले यहाँ तक सीमित हो गए हैं कि हम टीजीटी पीजीटी में मास्टर हो जाएं, बहुत हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएं। हम अपने प्रायोगिक विज्ञान को भूल चुके हैं। अरे आप अपने उन ग्रंथों को पकड़िए और प्रयोग तो करके देखिए कि कैसा वो प्रयोग आपको धनवान तो धनवान इतना सम्मान दिलाएगा जो संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप देखिए, नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़िए और प्रयोग कीजिए कि कैसे कैसे चीजों से हमने कैसे कैसे परिवर्तित किया। जो आज के तत्व पाए जाते हैं केमिस्ट्री में, 119 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन हमारे यहाँ उन सभी 8 महारस के रूप में उनको बताया। अभ्रक, वैक्रांत, भाषित, विमला, शिलाजड, शास्यक, चपला, रसक, ये 8 महारस थे। इसी प्रकार 8 उपरस थे जिसमें गंधक इत्यादि आता है। आपको पता होगा, पारद शब्द जानते होंगे, पारद कहा जाता है जो पारा शब्द है। पारा शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें से 3 काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। हम बहुत बड़ी रिसर्च इस पर कर रहे हैं, ईश्वर बहुत जल्दी हमको सफलता दे और इस पे आप लोग हम दिखाएंगे। पारे से महत्वपूर्ण शोध किया जा सकता है। जो आपने च्यवन ऋषि की कहानी सुना है, अमुत्र भूया दध्यमश्य, जो अश्विनी कुमार आए थे, उन अश्विनी कुमारों ने किया क्या था, च्यवन ऋषि को युवा कर दिया था, जो वृद्ध थे।
वो पारद के प्रभाव से किया था। पारद में आज भी जो मरकरी, जिसको मरकरी आज हम कहते हैं, उस मरकरी में ऐसे गुण हैं, उसके 3 गुण महत्वपूर्ण हैं। पहला गुण तो ये है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो एकदम युवा हो, सॉरी एकदम वृद्ध हो, उसको युवा कर सकती है। जैसे बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे लोगों को पौरुष इत्यादि की कमी होती है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। उसमें ऐसा किया जा सकता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था में भी युवावस्था जैसी सामर्थ्य रखता है। दूसरा काम किया जाता है इसके मरकरी के द्वारा, कि मरकरी के द्वारा ही एक हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उनको मिला करके यदि पीतल या तांबे में लगातार उसको भट्टी में डाल करके बनाया जाए तो वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो मैंने बीएचयू का एग्जांपल दिया, जो वीटी में रखा है, वह इसी के द्वारा ही परिवर्तित किया गया है। ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है उन दिशाओं पर कार्य करने की, उन किताबों को प्रायोगिक रूप में लाने की जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ स्वर्ण इत्यादि के विषय में, ये तो गंधक के लिए हो गया, और भी आसानी से चीजें आती हैं जिसमें हम बहुत सारे, जैसे भेड़ और बकरी इत्यादि, इनके दूध से भी हम बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। अब उसमें बस महत्वपूर्ण यह है कि हमको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो हमारे यहाँ आता है। रसरत्न समुच्चय में लोहा तथा स्वर्ण के लिए ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे कौन जो सोना है, सोना भी लोहे का ही एक भाग है। रेतितम घृतम संयुक्तम छिष्टवाये करफरे पचेत लौहे दृष्टि लौहम च मुद्गरेण हतम हूँ, ये रस रत्न समुच्चय में मिलता है। और इसके द्वारा कैसे हम तांबे को, कैलामाइन एक पदार्थ होता है जिसको हम तांबे में लोहे को डाल के स्वर्ण धातु के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। किमत्र चित्रम रसको रसेन क्रमेण कृत्वा मधुरेण रंजित करोति सुलभम त्रुटेन कांचनम। ये आता है कि हम क्या करते हैं, इसको कैलामाइन में लोहे को रखेंगे। जैसे आप जानते होंगे एक पत्थर होता है, पारस पत्थर मिलता है आज भी, अगर किसी को मिल जाए, उत्तराखंड इत्यादि में, हरिद्वार इत्यादि में बहुत जगह पर वो मिलता है, लेकिन उसकी पहचान बड़ी मुश्किल है। उसमें लोहा को छूते ही, वह जो पारस पत्थर होता है वह लोहे को छूते ही उसको स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और आप अगर कहीं पारस पत्थर मिले तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कैसे से कैसे ये परिवर्तित हो जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप इसको चलिए स्वर्ण बनाइए, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमें सबसे ऊपर रखती हैं। जो लोग परेशान हैं, बहुत सारे अनुसंधान करके, छोटे छोटे अनुसंधान करके अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं, हमारे यहाँ सब सामान्य सी चीजें थी। इतना ही नहीं, धातुओं के परिवर्तन के लिए किमत्र चित्रम दर्दः शुभावितः पयेन मेष्या बहुसोम्ल वर्गैः, अर्थात जैसे बहुत सारे ऐसे स्वर्ण हैं जिसमें जो जैसे आप 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट जानते हैं, 20 कैरेट को 24 कैरेट का कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी कहा कि मेष्या, भेड़ के दूध से ये स्वर्ण को भेड़ के दूध में रख डाल दिया जाए और छंडित है, और उसके बाद उसको किसी जो कैलामाइन का पदार्थ हो उसके बाद रगड़ कर साफ किया जाए, तो आज भी हम किसी भी सोने की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हमारे भारतीय रसायन परंपरा में निश्चित रूप से प्राप्त होती रही। यह सब रसायन की परंपरा रही। आज एक जैसे इंद्रधनुष जो सप्त रंगी है, इसको कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई वर्णन नहीं मिलता। हमारे यहाँ कालिदास का एक वो ग्रंथ है उत्तर मेघदूतम में पहला ही श्लोक आता है, विद्युतवंतम ललितवंतः सेन्द्र चापम सचित्रः। सेन्द्र चापम, इंद्र चाप, आप संस्कृत वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, चाप शब्द कहा गया है धनुष के लिए। और इंद्र धनुष कैसे, विद्युतवंतम ललितवंतः सेन्द्र चापम सचित्रः संगीताय प्रहर मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम। कालिदास ने जो गजब का निरूपण किया है ना, उसको आप यार पढ़िए। कुमार संभव में देखिए उन्होंने कैसे कैसे सुर ढलता है, कैसे कैसे उन चीजों को हम देखते हैं, उसका पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक निरूपण आपको वहां पर मिल जाएगा। ऐसे ही ये हमारी रसायन की बहुत लंबी परंपरा है, फिर कभी चर्चा करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा आपको स्पर्श करा रहे हैं बस, कि थोड़ा थोड़ा आप समझिए कि क्या है। हम बस केवल आपके मन में
कुछ चीजें ऐसी आ जाएं कि जो वास्तव में आनी चाहिए, बस ये इतना उद्देश्य है। तीसरा मैं आपको बताने चला हूँ चिकित्सा पर संबंधित, जिस पर हमारा सार्क, आप लोग उसको www.sark.com पे जाके देख सकते हैं। मैं इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक निरूपण या लकवा, पैरालिसिस इत्यादि जो भी रोग हैं, मैं 50 से अधिक इस पर कार्य कर चुका हूं, जो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। मैं इस पर जो काम ये कर रहा हूं कि हमारे जो मंत्र चिकित्सा थी वो क्या थी। चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। एक होती है आसुरी चिकित्सा, जिसको आज के समय में एलोपैथ कहा जाता है। दूसरी होती है मानुषी चिकित्सा, जिसको कहा जाता है आयुर्वेद वाली। और तीसरी होती है दैवी चिकित्सा, जिसके अंतर्गत हमारे जाप, हवन इत्यादि जो चीजें आती हैं। तो ये चीजें हैं। ज्योति जी ने मैसेज किया है कि प्रश्नकाली समय दिया जाए। हम निश्चित रूप से समय देंगे, बस 5 मिनट में अपनी वाणी विराम देंगे, अधिक नहीं। तो इस प्रकार दैवी चिकित्सा। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, वो किसी ने हाथ उठाया था प्रश्न पूछने के लिए, तो मैंने ये लिखा था कि प्रश्न का समय भी दिया जाएगा, अभी शांतिपूर्वक सुने। अच्छा, तब ठीक है। हमको भ्रम हुआ, हम सोचे कि शायद आपने ये कहा है। तो ये चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जो ये चिकित्सा में ऐसी दैवी चिकित्सा, डिवाइन मेडिकेशन आज के समय में हम भूल रहे हैं। अगर हम इसको पकड़ लें, आज क्यों कोई डॉक्टर कहता है कि दवा के बाद दुआ के पास जाइए, अर्थात ईश्वर से दुआ करिए। कहीं ना कहीं अभी महामृत्युंजय में एम्स ने रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें किया, हम कर ही रहे हैं इस पर काम। तो हम देखते हैं कि हम क्यों भटक रहे हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र उपलब्ध हैं जो दुनिया को, तो आपको पता है कोविड का जो पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और उसमें बहुत सारे पदार्थ जैसे जटामासी, गूगल इत्यादि आप देखते हैं उन पड़ता है। और एक सुदीर्घ परंपरा में, एक निश्चित रूप में एटमॉस्फेयर में उसको किया जाए तो निश्चित रूप से कोविड तो कुछ नहीं है। जितनी बड़ी से बड़ी जो मॉलिक्यूलर वायरसेस हैं, उन सब का समापन किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के क्षेत्र में ऋषिकेश के आगे एक भी कोविड का कोई केस नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा था। अगर हम यहीं की महाऔषधियों को या दिव्य औषधियों को ढूंढ करके आज भी हवन करें तो हम उन समस्याओं से समाधान पा जाएंगे जो कोई भी नहीं पा सकता। ये चीजें हमको करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आते हैं। एक हमने मनोविज्ञान पे, कृषि विज्ञान पे तो बहुत कुछ है। कृषि विज्ञान पे आप पढ़ सकते हैं। उसमें कृषि विज्ञान पे दो ग्रंथों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक नारद मुनि ने एक वृष्टि विज्ञान लिखा है ग्रंथ। उसमें आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि कौन सी वर्षा में, कैसी कौन सी मिट्टी में, कितना पानी में कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कितना क्या से होता है। जब आप पढ़ेंगे कौन से महीने में क्या हो, उसका क्या उसका लाभ मिलता है। इनके लिए वृष्टि विज्ञान, ये आपके चौखंबा से पब्लिश्ड है। इसका संपादन डॉक्टर श्री कृष्ण जी ने किया। उनका जुगनू नाम है, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, उन्होंने किया है। और एक सस्यवेद नाम की एक पुस्तक है जिसमें फसलों के विषय में पूरा दिया है, कौन सी फसल है, कैसी हम उसका करते हैं। तो सस्यवेद, वो भी डॉक्टर श्री कृष्ण त्रिपाठी दिया है। वृक्षायुर्वेद विज्ञानम, ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ आपको वहां से मिल जाएंगे। ज्योति जी जानते हैं, ज्योति जी ने वो ग्रंथ ले आके हमको दिए थे, तो ज्योति जी को आप स्मरण होगा। वो सारे ग्रंथ बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। ऐसे करके कृषि विज्ञान में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अंत में हम थोड़ा सा आते हैं मनोविज्ञान शब्द को व्याख्यात करके, क्योंकि 9:50 हो गया और हम समय के वास्तव में हम भी पंक्चुअल हैं और आप लोग भी, तो और विलंब भी हो रहा होगा, तो बस थोड़ा सा चर्चा मनोविज्ञान पे करेंगे। देखिए आज की जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी जो साइको शब्द है, वह साइको शब्द वास्तव में मन को इंडिकेट नहीं करता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मन शब्द को जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश में मन को चेंज करते हैं, माइंड बोलते हैं। बट हम सब संस्कृत वाले हैं, अच्छे से जानते हैं कि माइंड इज आल्सो नोन एज बुद्धि। बुद्धि को मन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। मन बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं तो माइंड को जब हम मन कह देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि माइंड की हिंदी जो होती है, संस्कृत जो होती है, वो होता है बुद्धि। और बुद्धि जानते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। मन क्या है? मन अलग है। साइकोलॉजी जो शब्द है, साइको
psycho is not explained to about of मन. Psycho is also related in soul, internal soul. हमारी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, उसको व्यक्त करता है। सोल, सोल शब्द को ग्रीक लैंग्वेज में साइको कहा जाता है। यानी विज्ञान है वह मनोविज्ञान। यदि मनोविज्ञान की अंग्रेजी हम साइकोलॉजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मनोविज्ञान वो आत्मविज्ञान कह सकते हैं सोल का, लेकिन वो मनोविज्ञान नहीं होगा। और साइको शब्द इसलिए उन्होंने प्रयोग किया कि हम बस और हम वैसे के वैसे चलते चले जा रहे हैं। हमारे हमें इस पर एक उदाहरण देके फिर आगे बात करूंगा। हमारे यहाँ स्वप्न शब्द की बात आती है। हम हर व्यक्ति स्वप्न देखता है। स्वप्न भी विज्ञान है। स्वप्न विज्ञान जिसको ओनेरोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश में ओनेरोलॉजी कहा जाता है। हमारे ग्रंथों ने कहा कि आप ये स्वप्न देखेंगे तो ये होगा, ये स्वप्न देखेंगे तो ये होगा। कुछ लोगों ने कह दिया कि अरे हम स्वप्न देखते हैं तो उन स्वप्नों में हमको पता नहीं, स्वप्न सही भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, तो कैसे हम मान लें कि जो हमने स्वप्न देखा वो सही होगा, गलत होगा। ऋषियों ने किया। प्रश्नोपनिषद में स्वप्न विज्ञान का पहला वर्णन गार्ग्यायण मुनि ने किया है। प्रश्नोपनिषद से प्रारंभ होता है और पता नहीं कितने ग्रंथ में स्वप्नों के विषय में किया, यहाँ तक कि वेदांत ने स्वप्नावस्था मानी। और उस स्वप्नों को झूठ कहने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में सत्य और झूठ है क्या। समझिए, स्वप्न जो होते हैं, मैंने जो ये मेरा रिसर्च है, मैंने स्वप्न को शास्त्रीय और वैज्ञानिक ढंग से क्लासिफाइड किया 2 फॉर्म में। एक स्वप्न को मानसिक स्वप्न कहा और दूसरे स्वप्न को आत्मिक स्वप्न कहा। आत्मिक स्वप्न वो होते हैं जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखे और उसको हम देख लिए, या कोई ऐसी अवांछनीय घटनाएं जो हमारे अनकॉन्शियसनेस फॉर्म को इंडिकेट कर रही हैं, बता रही हैं कि ऐसे हमारे साथ होने वाला है, ऐसे हमारे साथ चीजें होने वाली हैं, वो सारी चीजें आत्मिक होती हैं। और जो चीजें, जैसे आज हम आप लोगों के साथ बैठे हैं, रात में हमको स्वप्न आया कि हमको भुवाल जी ने ऐसे बोला था, ये बोला था, या आप लोगों ने देखा कि आज ऐसे लेक्चर मारे, तो ये मानसिक स्वप्न हो गए क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं। ये मानसिक स्वप्न हो सकते हैं। जो हमारे जो मस्तिष्क में जो गुंजायमान गतिविधियां होती हैं, यदि हम रात्रि में उनको देखते हैं स्वप्न के रूप में, तो हम मानसिक स्वप्न होते हैं। और मानसिक स्वप्न सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, किंतु जो अनकॉन्शियसनेस फॉर्म हमको इंडिकेट करता है वो आत्मिक स्वप्न होते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति को नहीं जानते और उसको हमने स्वप्न पे देखा, तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए कोई संकेत है। वह हमारे जीवन चक्र में, जो हमारे जीवन चक्र की घटना है, पिंड की ब्रह्मांड से जो तरंगों से जुड़ने का जो चक्र है, उसको सूचित करता हुआ कोई एक प्रक्रम है जो आत्मिक स्वप्न है। और वो आत्मविज्ञान बता रहा है, मनोविज्ञान नहीं बता रहा है। और आज के जो समय में जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान असफल इसलिए हुआ, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, एपीए ने 17 प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया, जिसका कह दिया कि इनका कोई समाधान है, ये नहीं है, दुनिया में कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। उसके समाधान हमारे अथर्ववेद में तो अवेलेबल हैं ही हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे साहित्य है, साहित्य पढ़ने से क्या होता है आप जानते हैं। काव्यम निश्चयेर्थ कृते व्यवहार श्रद्धा पर निवृत्तये, श्रद्धा पर निवृत्ति की जो बात करता है। देखिए, आप चाहे जितना दुखी हो, आपने दृश्य काव्य देखा, आपने पिक्चर देखना शुरू किया, आप उस समय भूल जाते हैं। तो ऐसे जो साहित्य की परंपरा रही, जो साहित्य का जो अवधारणा रही, वह क्या है, आज भी मनोविज्ञान के जो कॉग्निटिव डिजीज हैं, जिसको दुनिया ने असफल मान लिया, उन सब के लिए सफलतम रूप से, सफल परिचायक के रूप में आज हमारा साहित्य, जिसको हम प्रस्तुत रूप कर देते हैं। हम संगीत चिकित्सा, आज जो हम संगीत सुनिए, लोग कितने होते हैं, अच्छे से अच्छा, जो एक से एक जो तथाकथित दीवाने होते हैं, उनका भी जो होता है तो वो भी संगीत सुनते हैं। और यूरोप में गायों पर प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर गायों पर संगीत लगा दिया जाता है। आपको विश्वास होगा, जो गाय दूध देती है उनकी दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी ट्रीटमेंट वहां पर चल रहे हैं। और हम कॉन्शियसनेस फॉर्म में हम जाते हैं, हम लेट गए,
हमको किसी ने संगीत पे किया, ओमकार की ध्वनि किया, और हम हिप्नोटाइजिंग जो सम्मोहन विद्या है, हिप्नोटाइज, हमने ऐसे तमाम हिप्नोटाइज किए हैं हमारे, आप उसमें देख सकेंगे वेबसाइट पे। तो ऐसे के द्वारा करके हम वहां तक ले जा सकते हैं, और उसमें हम अपने मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं, अपने ओंकार की ध्वनि को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग को कर करके हम उन असफल असाध्य बीमारियों का भी निरूपण कर सकते हैं जिसका समाधान आज दुनिया के किसी भी विधाओं पे नहीं है। यह है मनोविज्ञान की अवधारणा। हमारा मनोविज्ञान नहीं, हमारा आत्मविज्ञान है। हमारे यहाँ मानसिक वृत्ति अलग है, आत्मिक वृत्तियां अलग हैं, जिनको सत रज तम इत्यादि के द्वारा बहुत सारी चीजों को बताया जाता है। ध्यान की परंपरा ऐसी ही रही है कि जो हम किसी भी समय, आपको पता है एआई, एक और एग्जांपल देता हूं, मॉडर्न एआई जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो कुछ सोचते हैं वह तुरंत ही आपके सामने आने लगता है। आप फेसबुक चला रहे हो, जैसा आप सोचोगे वैसी रील आपके सामने आने लगेगी। आप बैठे हो, कैच कर लेता है। आप किसी भी माइंड रीडिंग कर सकता है आपकी। परंतु जिस समय आप ध्यान में बैठ गए, आप बैठे, मुद्रा लिए, ध्यान की मुद्रा लिए, आंख बंद किए, दुनिया का कोई एआई फीचर्स की औकात नहीं है कि वो आपके विषय में बता दे कि आप क्या कर रहे हो। Without you are also between unconscious and consciousness form that he cannot calculate। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वह कर ही नहीं सकता कैलकुलेशन। ये हमारे ध्यान की परंपरा का, ये हमारे आर्थ परंपरा का एक स्वरूप रहा। क्यों? क्योंकि जो आज हम रिसर्च करते हैं ना, 5 साल की रिसर्च करते हैं, ये हमारे यहाँ रिसर्च नहीं रही, ये ऋषि चर्यावृत्ति रही। ऋषि चर्यावृत्ति का बिगड़ा हुआ रूप रिसर्च है। ऋषि चर्या वो थी जो ऋषि रोज करते थे, जो शोध हम पीएचडी 5 साल में लिखते हैं, वो रोज करते थे, वो ऋषि चर्या थी उनकी, वो रोज करते थे और रोज लिखते थे, इतना रोज लिख देते थे, बता देते थे। ये उनकी ऋषि चर्यावृत्ति थी, जिसको आज हम विकृत करके रिसर्च के रूप में ला करके रख दिए हैं। ये हमारी परंपरा रही। अब हमने इतना व्याख्यान दे दिया, 1 घंटे का समय भी पूरा हो गया। अब बहुत चीजें बताने को हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा शोध भी मैंने किया है इसमें। मेरा शोध प्रबंध बहुत ही पूरा मौलिक है। मेरे में प्लेगरिज्म 0% ही समझ लीजिए कि 1% पूरा मेरा मौलिक शोध है। और विज्ञान, आप मेरी शोध को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, किंतु उसमें सब कुछ संस्कृत का है। तो बहुत चीजें बताने को हैं, किंतु समयाभाव है और 1 घंटे हो भी गया है। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपसे मिलते रहेंगे जब जब आप चाहेंगे। तो आज का सत्र पूरा हुआ, अब प्रश्न सत्र शुरू होता है। किसी के मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो, कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ समझ में ना आया हो, और आपने हमें 1 घंटे झेला, सुना, इसके लिए धन्यवाद तो है ही, परंतु आपको अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, कृपया। जिसका प्रश्न हो, कृपया क्रमशः एक लोग स्वेच्छा से अपना प्रश्न सर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई जिज्ञासु जो विषय सर ने उपस्थापित किया है उससे संबंधित या उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत अगर समस्या हो रही हो तो जानकारी के लिए से आप प्रश्न कर सकते हैं। समय भी 10 बज गया है और सब लोग अपने अपने शयन की ओर प्रस्थान करेंगे। जो प्रश्न हो प्रश्न काल कर दिया जा रहा है। उसके अनंतर हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करके शांति पाठ के अनंतर व्याख्यान को विराम दिया जाएगा। भुआल जी सब सोने की स्थिति में है, शयन की स्थिति में है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। जी जी जी। गुरुजी, जैसे कि हम लोग अभी शोधार्थी हैं, तो हम लोगों के सामने ये समस्या उपस्थित होती है कि हम अपना जब भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर शोध प्रबंध लिखने के प्रयास में तत्पर हैं, तो मान लीजिए कि जिसका क्षेत्र, यदि जिसने वैज्ञानिक तथ्य को लिया है तो वो तो करेगा ही, जिसने नहीं लिया हो अपने वैज्ञानिक तथ्य को, वो भी उस पर रिसर्च पेपर का प्रयास तो सभी करते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा जो संस्कृत भाषा का समाज है वो नवीनता की मांग कर रहा है। तो वहाँ पे हमें जिस तरीके से आपने अभी मार्गदर्शन दिया, तो आपके अभी इस 1 घंटे के व्याख्यान में हमें हमारे भी दिमाग में 50 प्रकार की चीजें
आ रही हैं कि मतलब वाकई में हम लोग इस चीजों को अभी बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सभी शोधार्थी संस्कृत के ही संस्कृत को पढ़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोई बिल्कुल। अन्य भाषा का विद्यार्थी वेद को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाता है, तो वो वेदों जी के जी विज्ञान को भी नहीं जान पाता है। तो जी हम अगर इस बिल्कुल। पे कोई टॉपिक सोचना चाहें, लिखना चाहें रिसर्च पेपर के तौर पे, तो किस प्रकार के अपने मतलब वो शीर्षक को किस प्रकार उपस्थापित कर सकते हैं, क्या उसमें ला सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, दो बातें पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि आप शोधार्थी हैं, आपका विषय भले ही वैज्ञानिक नहीं है, तो आप उसमें लिख सकती हैं। देखिए, शोध कार्य जो हमको मिल जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। शोध कार्य कभी पूरा नहीं होता। शोध एक प्रक्रिया है। आल्सो रिसर्च इज आल्सो लर्निंग। एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। हम अपने जीवन में जितना कुछ सीखते जाते हैं, हम कुछ भी अपने जीवन में उससे संबंधित सीखे तो नया, और शोध नया करने का काम है। हमेशा नई चीजों पर शोध करना चाहिए। अब आपने दूसरी बात ये कही कि हम वेद के लोग हैं, हम ही नहीं पढ़ेंगे, वह भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर वेद वाले ही अपनी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम ही अपनी भाषा को नहीं जानेंगे, हम ही अपनी चीजों में जो छिपे हुए तत्व हैं हम नहीं निकालेंगे, तो दुनिया का कौन निकाल पाएगा? कोई नहीं निकाल सकता। और हम उसको निकाल, ब्रह्मसूत्र में आता है सर्वशास्त्र समन्वयात, सभी शास्त्रों के समन्वय उपस्थापित करें। हम सब संकीर्ण मानसिकता वाले हो गए। पता है, किसी संस्कृत वाले से मिलिए, उसको अगर अंग्रेजी किसी ने बोल दिया तो अपने आप को इतना लज्जाहीन समझता है, अरे तुम अपनी संस्कृत बोलो, तुम क्यों उससे डर रहे हो? तुम्हारी संस्कृत बहुत वैज्ञानिक है। और उसकी, हाँ, किंतु ये आवश्यक कहूंगा कि पढ़ना चाहिए। अगर आप एक रिसर्चर हो तो आपके पास पढ़ने का, क्योंकि हमें जब कुछ सीखना होगा ना, तो हमें जानना होगा। और हम क्या करते हैं, हम जब शोध पत्र लिखते हैं तो हम कॉपी पेस्ट मारते हैं या ढूंढते हैं कि फलाना जगह से मिल जाए, उसको हम लिख देते हैं। नहीं, अपना मौलिक चिंतन रखिए। जैसे आपने प्रश्न किया कि हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप करिए। आपके पास बहुत सारा क्षेत्र है। आप सोचिए कि आप ऐसा क्या कुछ करना चाहती। इसीलिए मैंने कई विषय स्थापित किए। मैंने एक चिकित्सा का पक्ष स्थापित किया, वहीं पर दूसरा रसायन का पक्ष स्थापित किया, वहीं पर तीसरा मैंने भौतिक पे स्थापित किया। अब आपको सोचना है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल में ज्योतिष पे लिखना चाहते हैं, ज्योतिष हमारे ग्रह कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, इस पे आपका इंटरेस्ट है, या आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं किसी का कि हम कैसे चिकित्सा में उसको कर सकते हैं, या हम उसको कोई हम ऐसा प्रयोग करें जैसे जो केमिस्ट्री वाले, रसायन वाले करते हैं, ऐसा करें। आप विचार कीजिए। देखिए, जो शोध होता है वह स्वयं उत्पन्न होता है। कभी भी शोध यदि हम किसी को बता दें, आज हम सब परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम सब अपने प्रोफेसरों पर निर्भर हो गए। हम पूछ रहे, सर हम किस पर शोध करें? हम गए, प्रोफेसर ने निर्धारित कर दिया, अब साला हमको उसका पता भी नहीं कि क्या है वो, लेकिन हम जुट गए ढूंढने में। जब हमारे मन में कोई विशेष चीज नहीं आएगी, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, जो ये बात कही गई है वो स्पष्ट कहता है कि आपके अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है, और वो स्पेसिफिक क्वालिटी केवल आप में है, दूसरे में नहीं है। अगर जैसे भुआल जी हैं, भुआल जी का चेहरा केवल भुआल जी का है, दूसरा कोई नहीं है, ये इनकी विशेषता है। हैं तो ये आंख है, उतना ही शरीर के संग अंग उतने ही हैं, लेकिन इनका विशेषता ये है कि इनको कोई देखेगा तो ये भुआल जी हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अपनी एक विशेषता होती है, उसको हम जब पहचान लेते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे मन में जो आए, शोध की भावना क्या है। जैसे जो एरोप्लेन बनाया था, जेम्स क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, उसने बनाया था। अब उसके मन में था कि ये उड़ रहा है, इसको कैसे उड़ाऊं। किसी ने ऐसे ट्रीटमेंट किया तो कि हम कैसे करें। ये चीजें आप सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, और उसके बाद जब आपको कुछ लगे कि अच्छा हमको इस पर निकालना है, कोई एक विषय निकालिए, आराम से रिसर्च पेपर लिखिए, उन चीजों के साथ करके करिए, चीजों को लिखिए, तो वह क्या होगा, वहीं से आपको चीजें मिलेंगी, ये चीज होगी। महोदय, मेरा एक प्रश्न था। जी सुमित मिश्र, प्रयागराज से हूँ। जी जी बताएं सुमित जी। रसायन विज्ञान में जो आपने रसों को बताया है, जी जैसे दर्शन में आपने कहा षड्रस, वेद में कहा एक रस, और जी जो आपकी आवाज कट रही है या मुझे ही कट रही है? भुआल जी आवाज आ रही है? कट रही है, बीच में कट रही है आवाज। सुमित जी एक बार पुनः आप बोलें। आवाज कट रही है।
सुमित जी आपकी ओर नेटवर्क पुअर है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलें। सुमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, वो शायद लेफ्ट होके फिर से जुड़ने गए होंगे। अच्छा अच्छा, और तब तक और किसी का प्रश्न हो तो बताएं, उनका जी आते हैं उनको। ठाकुर भैया नमस्ते, मैं श्रेया बोल रही हूँ। जी 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 श्रेया जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं 2 साल पहले या इसी समय आपसे उज्जैन में मिली थी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, उज्जैन में आपसे जी 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 मुझे भेंट हुई थी। यकीन नहीं हो रहा है कि आज आप इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, और ये जब भुआल जी मुझे बताया तो मुझे लगा अरे मतलब चलो अच्छा जुड़ते हैं, देखते हैं। आज जब प्रत्यक्ष में आपको इसमें देखा तो मैं बड़ी खुश हुई कि 2 साल पहले जिनसे इसी समय मिले, आज फिर से आपसे मिलना हुआ। जुलाई का महीना उस समय था, हाँ 25 से 28 जुलाई में हम लोग मिले थे। जी, 28 आईसीसीआर, को। जी जी जी, आईसीपीआर की कुछ कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, वहीं मिले थे। याद आ गई पहले तो हमें भी आपको आपकी बहुत-बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और अच्छा लगा मुझे ये था जानना कि जी। आपके प्लेगरिज्म में 0 आया तो हम लोग को भी जरा मार्गदर्शन करें कि हम सब ऐसा उत्तम कैसे लिखे अपना शोध कि हम लोग का प्लेगरिज्म ना पकड़ा जाए, और मतलब अच्छा लिखे हम सब। जी जी, देखिए देखिए समझिए, आप जब कोई रेफरेंस देखते हैं, जब कोई रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस 4 लोगों का देखिए, और रेफरेंस देखने के बाद उस रेफरेंस को वैसे के वैसे लिख दीजिए। उसके बाद जो भाव, जो शब्द लिखिए, वो पूरे आपके शब्द हों, किसी और के शब्द ना हो। जब ऐसा होता है तभी जो है आपका प्लेगरिज्म 0 आएगा, और ये बहुत बड़ी चीज होती है कि प्लेगरिज्म आपका 0 आ रहा है, क्योंकि और उसमें तभी होगा जब आपका अपना मौलिक चीजें हों, जब आपके अपने शब्द भले ही कहीं से हों लेकिन आपका मौलिक हो, अपनी चीजें हों, तो वो चीजें आएंगी जब आप लिखने का। और हमेशा लिखिए संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखिए। अगर आपका शोध संस्कृत में ही लिखा जा रहा है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हिंदी, और जैसे हम लोग हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी में लिखा जाता है संस्कृत का भी शोध, तो उसमें आप लिख रहे हैं तब भी संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग कीजिए अधिक से अधिक, तो वो चीजों को थोड़ा सा अलग कर देता है, यूनिक कैटेगरी में कर देता है। बहुत बहुत आभार आपका, जी धन्यवाद। नमस्ते। सुमित जी जुड़ चुके हैं, सुमित जी जुड़ चुके हैं। जी जी बोले जी बोले। गुरु जी, ये पूछना था कि जैसे कुछ चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं, जैसे जी भी हम ये कहें कि अयोध्या के राजा राम थे, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जी ठीक यदि है ये इस वाक्य को यदि हमें अपने शोध प्रबंध में लिखना हो तो जी। फिर हम ये कैसे, मतलब इसे कैसे बदल करके इसे मौलिक, ऐसा क्या करेंगे कि ये मौलिक हो जाए? क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है तो हम इसे अपने शोध प्रबंध में कैसे, मतलब इसको ऐसे करेंगे कि ये प्लेगरिज्म में नहीं आया? बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने कभी देखा है जब कोई निबंध बोला जाता है, जैसे आप छोटे बच्चे थे, आपको बोला गया गाय पर निबंध लिख के ले आइए, या बोल दिया गया क्लास में कि निबंध लिख के दिखाओ, तो आप जब गाय का निबंध, गाय के 4 हाथ पैर तो सभी के होते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन आपने अनुभव किया है कि कभी भी किसी की कॉपी मैच नहीं करती एक दूसरे से, अगर वो अपने अपने में लिखेंगे तो। आपने कहा कि अयोध्या के राजा राम है, सार्वभौमिक सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है, पर आपको केवल यही एक लाइन थोड़ी पकड़ना है, वो तो आप जब आगे और देखेंगे तो उसमें अयोध्या के राजा राम थे, उसके आगे जो जुड़ेगा, उसके आगे जो होगा, वो विजन केवल आपका होगा, वो और नहीं होगा। आप जब आप देखिएगा, आपका जो शोध प्रबंध होगा वो दूसरे से टच तब कर जाएगा जब आप किसी दूसरे का लिख लेंगे। अब आपने एक लाइन बोल करके कभी भी एक लाइन से मैचिंग नहीं की जाती, एक पैराग्राफ, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होता है, और जो प्लेगरिज्म आता है वो लाइन पे नहीं आता, वो पैराग्राफ पे आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पे लेता है, तो पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ये लिखना है कि राम जी अयोध्या के राजा थे, राम जी 4 भाई थे, ऐसे समझ लीजिए। अब इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए, पैराग्राफ देना ना देना, या उसमें लिख दिया कि दशरथ पुत्र राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अब किसी ने इसको उल्टा, ये आपको मिल गया, तो अब इसको आप इस लिख दीजिए कि अयोध्या के राजा राम के पिता दशरथ थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, ऐसे थोड़ा चेंज करके। ये थोड़ा चेंजिंग करेंगे तो निश्चित रूप से प्लेगरिज्म में आपका ये चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी। जी शशांक जी, आप कुछ जिज्ञासा आपकी है, शशांक शेखर जी, आप अपनी बात रखें। गुरु जी मेरी आवाज सुन? हेलो जी 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 शशांक जी बताएं। प्रणाम गुरु जी, मेरा एक निवेदन था कि आपका व्याख्यान बहुत अच्छा और सम्यक भी है, लेकिन ऑडियो विजुअल हो जाता तो मुझे माने आप
हम लोग जो शोधार्थी है उसके जी जी उन लोगों को बहुत अच्छा होता। ठीक है, मेरा एक जिज्ञासा है कि आपका ये जो व्याख्यान है इसका आधार पर कुछ ग्रंथों को नाम बता देते तो अच्छा होता। जी, आपको वैज्ञानिक ग्रंथों के विषय में जानना है तो मैंने तो कई हाँ, ग्रंथ बीच में हिंदी बोले है ही तो हैं। कुछ विशेष। जी, तो मैंने कई ग्रंथ बीच में बोले ही हैं, बाकी मैं आपको और बता देता हूँ। सर देखिए उनका ग्रंथों का 3-4 नाम, ग्रंथ। सर मेरी क्षमा चाहेंगे बीच में रोकने के लिए। जी सर जी 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 ग्रंथ बोलिए। जी जी ग्रंथों का नाम अगर शेयर कर दिया जाए ग्रुप में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर और भी जिज्ञासा हैं जिनकी हैं वो प्रश्न कर सकते हाँ, हैं। तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, तो हम आपको शेयर कर देंगे, आप कर जी दीजिएगा ग्रंथों के जी नाम। हाँ, जी हम अपने शोध प्रबंध के पीछे की जो पूरा संदर्भ ग्रंथ सूची है उसको जी आपको दे देंगे, आप शेयर कर दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसको जी आप शेयर कर दीजिएगा, सबसे हाँ, अच्छा रहेगा। पूरा ये आपको प्रणाम उसमें कर। उसमें सारी लाभान्वित चीजें मिल होंगे जाएंगी। समझे। और हाँ, सुमित जी जुड़े हुए हैं क्या? सुमित जी अपना प्रश्न निवेदित करें अगर सुमित जी हो तो। सुमित जी हमें सुन पा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मानसी जी ने अपना हैंड रेज किया था। मानसी जी अगर सुन पा रही हैं जी तो जी कृपया बताएं अपनी मानसी। जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। मेरा नाम मानसी है, मैं बीए की छात्र हूँ, हरिद्वार से भी कॉलेज चल रहा है मेरा बीए। जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मतलब विज्ञान संशोधन पे कार्य करेंगे तो उसके लिए जी सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें जी विज्ञान के बारे में जानकारी होगी तभी हम उस पर आगे रिसर्च कर पाएंगे कि आखिर में विज्ञान है क्या। और जी संस्कृत बिल्कुल। वाले बच्चों को एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पहले से मतलब विज्ञान के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। अब वो जी ठीक आगे है। अगर कोई संशोधन कार्य करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि विज्ञान के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है। और संस्कृत ग्रंथ जो हमें, क्योंकि संस्कृत ग्रंथ में इतना इजीली तो लिखा नहीं जाता ये विज्ञान, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। मतलब खुद को होना चाहिए कि विज्ञान आखिर है क्या, खुद को पता होना चाहिए। जी जी जब बिल्कुल। खुद को पता होगा तभी हम मतलब ढूंढ पाएंगे। तो ये मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये हो जाता है कि पहले वो विज्ञान पढ़ें उसके बाद संशोधन कार्य करें, तो फिर उनकी कहीं बहुत लंबी मतलब जर्नी हो जाती है। जी तो आपने इस पर कैसे कार्य किया? जी देखिए, एक्चुअली मेरा ऐसा रहा है कि मैं तो मूलतः वास्तव में विज्ञान का ही विद्यार्थी रहा। मैं 2015 में उसमें पीएमटी होती थी, मैं पीएमटी क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने गया था और मेरा मन न लगने के कारण मैं लौट के आया। मैंने बीएससी किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो बीएससी करने के अच्छा बाद फिर लौट के आया, फिर संस्कृत और इंग्लिश से मैं किया। तो मेरे बाबा जी वो बहुत बहुत उद्भट विद्वान थे संस्कृत के, तो उन्होंने बहुत सारा हाँ कार्य जी। किया है संस्कृत में, चिकित्सा पक्ष को लेके बहुत बड़ा कार्य किया है। और मैं उन ग्रंथों को पढ़ के आया। किंतु मैं सामान्य विद्यार्थी, जो संस्कृत के सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि जब भी वो पढ़ें तो किसी भी चीज को जब पढ़ें अपने ग्रंथ को तो पढ़ें ही पढ़ें, सामान्य रूप से छोटी छोटी चीजें, जैसे जो विज्ञान की छोटी छोटी चीजें हैं, कक्षा 6, 7, 8 की किताब तो आप पढ़ ही सकते हैं। और जो कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए कोई चीज समझना, जैसे मान लीजिए ऊर्जा, कहीं आपको मिला कि ऊर्जा क्या है, या कहीं मिल गया आपको द्रव्य क्या है, तो उसके विषय में जब आप पढ़ेंगे ना तो विज्ञान की छोटी किताबों में 6, 7, 8, 9, 10, भाई जो बड़ी चीज आ रही है विज्ञान में वो कक्षा 10 के बाद आ रही है। कक्षा 6 से 10 तक की चीजें वो पारिभाषिक हैं। और आप इससे भी अच्छा ये कर सकते हैं कि परिभाषाएं उठाइए कि द्रव्य क्या है, परमाणु क्या है, ऐसे निकालिए कुछ संस्कृत चीजों को, निकालिए उन चीजों का, देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और वैसे भी अभ्यास से ही आता है, तो आपको तो पता होना चाहिए। हम अब जब कोई भी चीज का अभ्यास करेंगे, जानने की इच्छा रखेंगे, तो किसी भी समय, कोई ऐसा नहीं कि और संस्कृत वालों के पास ऐसी बुद्धि होती है कि वह सब कुछ पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको ये, हाँ, क्योंकि जैसे हमने कोई शब्द देखा, उस शब्द का सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 5 इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। वो शब्द क्या है, कहाँ से है, कैसे है, कौन लाया इसको और क्यों है, ये 5 क्वेश्चन आप उस शब्द में लगा दीजिए, आपका अनुसंधान पूरा हो जाएगा। तो इस चीज पर आप विज्ञान की कक्षा 6 से 6, 7, 8, 9, 10 पढ़िए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे आने लगेगा वैसे वैसे समझ बढ़ती जाएगी और आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सर। अन्य कोई भी है भुवाल जी कि बस कोई पूर्ण किया पूछना जाए? चाहता है या फिर सेशन को अभी यहीं पर पूर्ण किया जाए, जैसा कहें। कोई विद्यार्थी जो पूछना चाहता है?
तब मुझे लगता है कि अब समापन यहीं पर इसको यहीं पर पूर्णता जी दी जी जी जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि विदित हो, आज के इस व्याख्यान में आचार्य श्री ने बताया कि हमारी ये जो परंपरा है, हमारी जो वैदिक परंपरा से लौकिक परंपरा तक का जो ये सत्र चला, जो ये परंपरा चली, इसमें कहाँ कहाँ से वैज्ञानिक तत्व आए हैं, क्योंकि हम लोग वेद के अध्येता तो नहीं रहे, लेकिन की संस्कृत को थोड़ा बहुत जो अध्ययन किए हैं, जिसमें हम लोगों की मंद गति, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझ पाया, और जो भी गुरुजी ने प्रस्थापित किया कि लौकिक संस्कृत में कहाँ कहाँ पर कैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और दृष्टि विज्ञान को भी लिया सर ने, कृषि विज्ञान को भी लिया, मनोविज्ञान को भी लिया, और मनोविज्ञान को तो जहाँ तक सर ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग जो इंग्लिश वर्जन जो माइंड समझते हैं, माइंड नहीं, बल्कि हम लोगों का जो वो माइंड शब्द बुद्धि के लिए आया, आप लोगों के लिए तो आत्म के लिए, मनोविज्ञान था आत्मा का विज्ञान, जो आत्म आत्म एक मिनट भुआल जी, एक मिनट, एक चीज छूट गई थी, मैं बताना चाहता हूँ। मन के लिए इंग्लिश में नाउ शब्द प्रयोग किया जाता है, NOUS, ये उसकी स्पेलिंग होती है। मन को नाउस कहा जाता है इंग्लिश में, ये छूट गया था बताना, तो मैंने कहा बता जी ठीक ठीक। ये चीजें सारे सभी विषयों को, जैसे लौकिक संस्कृत साहित्य से भी आचार्य श्री ने कालिदास के उदाहरण दिए, आदि कवि वाल्मीकि के उदाहरण प्रस्तुत किए, रामायण से उठा करके कैसे हम ब्रह्मास्त्र, और जिसको आज ब्रह्मोस कह रहे हैं, कैसे ये चीजें प्रस्तुत की गई हैं हमारे शास्त्रों में, उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पर आचार्य श्री ने विस्तार पूर्वक, अभी तो सर क्योंकि शोध प्रबंध बहुत विस्तार रहा, इसलिए सर ने कहा कि हम इसका आप लोगों को सिंहावलोकन कराते चलेंगे, सिंह। उसके बाद अब शोधार्थी के लिए केवल इतना ही बहुत है कि उसको एक दृष्टि मिले, अब वो स्वयं शोध करे कि हमको करना क्या है। तो इसलिए हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर ने अपना अमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो सब हमारे जो साथी, जिसकी मुझे कभी कल्पना नहीं थी, हमारे साथ में इतने लोग हमारे साथ में सुनने के लिए श्रोतागण उपस्थित होंगे, उन लोगों ने इस सत्र को कहते ना एक उत्तम सत्र बना दिया, जिसमें हमारे साथ में लगभग 765 लोग जुड़े थे, अभी भी यहाँ पर 40-45 लोग उपस्थित हैं। तो ये बड़ा उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो साथी हमारे जितने भी हैं। और आज के सत्र में जिन्होंने प्रश्न किया, उत्तम प्रश्न किया सभी लोगों ने, और सर ने उनका यथासंभव जितना उनकी जिज्ञासाएं थी, उन पर जिज्ञासाओं के शमन करने का पूरा प्रयास किया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस सत्र को समापन की ओर ले चलता हूँ। शांति पाठ के लिए मैं कुमारी ज्योति को आमंत्रित करता हूँ कि वो शांति पाठ के साथ इस सत्र का समापन करें। कुमारी ज्योति। मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी? यदि कोई टेक्निकल समस्या हो तो फिर यहाँ से हम शांति पाठ करके फिर समापन की ओर चलते हैं। आप ही कर दीजिए भुआल जी। जी सर ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। वर्क